हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए, जो कि पिछले साल का पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, जिसमें यानी 2000 प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से जो है कि आज लगभग 35 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, क्योंकि 75 क्वेश्चंस कराना लॉन्ग वीडियो हो जाता है, मतलब थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम कुछ आ जाती है। तो इसलिए हम लोग 35 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ये 29 अगस्त शिफ्ट 1 का CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कि देखिएगा मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस को देखेंगे और उसका सही तरीका जानेंगे कि कैसे हल किया जा सकता है। अगर आपका नंबर जो है 35 से 40 के बीच में रहता है, तो आप समझिए कि अगर आप मेरे साथ 10 दिन यानी 10 वीडियो मेरा देखते हैं, तो आपका जो है लगभग 50 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 75 में आप 50 प्लस ज़रूर लाइएगा, जो कि रिज़ल्ट बनाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए करते हैं। हालांकि आप 75 में 60 नंबर भी ला सकते हैं, वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना कीजिएगा। हम इतना का गारंटी ज़रूर लेते हैं, कितना अगर 30-35 नंबर आपका आ रहा है तो 50 प्लस आने लगेगा। आपको 10 वीडियो हमारे देखने की ज़रूरत है, तो आप लोग बने रहिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, मैं इसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूँगा, जो भी ऑफिशियल पेपर में पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो आप लोग बेफिक्र होकर सॉल्व कीजिए, और आप भी नंबरिंग करके कहीं लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 35 तक लिख लीजिए। उसके बाद आप जैसे हम इस क्वेश्चन को लाएँ, आप एक का क्या मार रहे हैं वो बगल में बैठा दीजिए, एक का बी मार रहे हैं कि 2 का सी मार रहे हैं। फिर जो हम करते हैं, अगर आपका गलत है तो आप गलत कीजिए, अगर सही है तो सही कीजिए। उसके बाद आप काउंट कर लीजिए कि 35 में से कितना नंबर आता है। तो कलम कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ईजी ही है, करने का कोशिश कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा पेन को पतला कर दूं। चलिए ओके, प्रश्न आकृति के लिए सही जल छवि का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही जल छवि, अगर मान लीजिए जल छवि कहने का मतलब क्या, नीचे में दर्पण होना चाहिए, इसके नीचे साइड में दर्पण होनी चाहिए, नहीं नीचे। अगर जल छवि बना रहे हो, अगर सिर्फ दर्पण का था तो आपका इस साइड में दर्पण होता या तो इधर दर्पण होता, लेकिन जल छवि जब भी बोले तो आपको नीचे दर्पण बनाना है। ये नहीं देखना है कि हमको जल छवि बनाना, दर्पण को नीचे बना लीजिए ताकि करने में आसानी होगा। तो इसका जस्ट उल्टा फिगर यहाँ पर बनेगा, है कि नहीं। तो समझिएगा यहाँ पर, जैसे हम दर्पण छवि कैसे, जल छवि कैसे बनाएंगे। ए अगर इस तरह से लिखे हैं, तो अगर जल छवि बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि इस तरह से बनेगा। इसका मतलब टेंगरी ऊपर मुंडी नीचे, तो वही यहाँ पे कंडीशन होगा। अगर इस फिगर को देखें तो जल छवि में ये फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से। मैं इसी जगह करता हूँ, ये डंटा तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये वाला फिगर, है कि नहीं, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो है फिर कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है कि नहीं। ये बात समझ रहे हैं। तो इस दो जगह पर ये फिगर है, तो ये या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। और कुछ कॉमन देखते हैं, ये वाला जो यहाँ पर सटा हुआ है वो नीचे से भी, दर्पण से भी सटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसी वाला लाइनिंग है, और इसमें ऐसे ऐसी वाला पास वाले में दे दिया है, जो कि ये गलत है। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसी बना है, तो इसका मतलब ए राइट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बी में ए ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो कि राइट है। ओके, यानी इसका ए वाला फिगर इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। दोस्त शुरुआत में ही नहीं देख के भाग जाइएगा कि छोटा सा क्वेश्चन है,
क्या सोल्व होगा। आप कम से कम 15-20 मिनट रुकिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या हमने जो चीज़ बताया क्या वह गलत है या सही है। चलिए इसको देखिए। यदि फरवरी 2018 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ये बात पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2018 से 2019 में जाना होगा। तो आप डेट निकालिएगा, 5 फरवरी इधर हुआ तो इधर कितना दिन फरवरी में छूटा। अगर 18 है तो इसका मतलब इधर 23 दिन छूटा है कि नहीं। तो 28-27 दिन इसमें फरवरी, ये फरवरी हो गया, फिर ये मार्च, अप्रैल, जनवरी तक जाइएगा, फिर 2019 में अप्रैल तक जाइएगा। थोड़ा सा लोचा टाइप का हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक सटीक तरीका बताते हैं आपको कि कैसे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं और आपका गलती होने की चांस कम हो जाएगा। आप कंफर्म कर लीजिए क्या 5 फरवरी 2018 को सोमवार है। अगर है तो इसका मतलब 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका तरीका हमने पहले भी बताया था कि डेट से आप दिन कैसे निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालिएगा, 5 उतारिए जो डेट दिया है, 18 जो है यानी लास्ट ईस्वी का 2 लास्ट संख्या जो है उसको उतारिए। इस 18 को 4 से भाग दीजिए, जितने बार में पूरा पूरी जाता है 4 बार में पूरा पूरी। देखिए 18 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, तो बचा कितना 2। तो इस 2 से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ पूरा पूरी गया उससे मतलब है, तो वो हमने ऐड किया। फिर अब जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब 2 चीज़ हमें पता करनी होगी। 2 चीज़ क्या, जैसे कहने का मतलब एक मंथ कोड, एक आपका होना चाहिए मंथ कोड और एक होना चाहिए आपका ईयर्स कोड यानी ईस्वी कोड। ओके, तो मंथ कोड 033-614-625 ये आपका मंथ कोड रहेगा। 625-0-35 ये मंथ कोड यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ईस्वी कोड अगर 2000 ईस्वी हो यानी 2000 से 2099 तक हो, 2000 से 2099 तक का कोई भी ईस्वी हो, आप उसके लिए 6 का कोड इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपका सारा निकल जाएगा, जितने भी हैं वह सभी के सभी निकल जाएगा। अगर 1900 ईस्वी का आ जाए तो क्या करना है, चलिए उसका कोई किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। 1900 आ जाए, 1800 आ जाए तो कैसे करना। लेकिन 2000 से 2099 के बीच का कोई भी ईस्वी हो तो इसके लिए कोड ईस्वी कोड 6 इस्तेमाल करनी होगी। ओके, इससे आप आसानी से निकाल पाइएगा। ओके, तो आप समझिएगा यहाँ पर ये तो हो गया। तो अब मंथ कोड यानी फरवरी है, फरवरी के लिए जनवरी फरवरी 3 यानी 3 फरवरी के लिए लेना। ईस्वी कोड 6 लेना, क्योंकि 2000 से 2099 के बीच 2018 आ रहा है तो इसका मतलब 6 लेना है। इन सभी को 7 से भागा देना है, इन सभी को 7 से। भले हमको बताने में टाइम लग रहा है, अगर आप 1-2-4 बार कीजिएगा तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा और बहुत जल्दी कर पाइएगा, है कि नहीं। और गलती होने का चांस भी यहाँ से कम रहेगा। उसमें हो सकता है कि आप 28 महीना की जगह 29 ले लें, 31 महीना की जगह 30 ले लें, तो फिर थोड़ा सा एक अगर संख्या मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और यहाँ से गलती होने की चांस कम रहेगा। ये बात है, इसलिए मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ से इसको सबको जोड़िए, 18-5 23, 4 27, 3 30, 6 36, कितना आया 36 को 7 से भाग दीजिए। अब अगर शेष फल जो, एक बात यहाँ पर नोट करना है, शेष फल जो 1 2 3 4 5 6 7 या 0 आ जाए तो 1 आएगा तो सोमवार लेना है, 2 आएगा तो मंगलवार, इस तरह से यहाँ रविवार आएगा 0 या 7 आप बैठाते जाइएगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा 1, यानी शेष फल यहाँ से कितना बचेगा, आपका का जवाब होगा कि 1 बचेगा। 1 आया तो इसका मतलब सोमवार उस दिन क्या था, यानी 5 फरवरी 2018 को सोमवार, जो कि इस हिसाब से यहाँ पर भी सोमवार दिया है। इसका मतलब ये डेट और दिन जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ओके, तो इतना दूर अगर समझ लिए तो अब देखिए कैसे आसानी से अब इस डेट को हम फाइंड करते हैं। ये बात समझ में आ गया। चलिए इधर मिटाते हैं, उधर नहीं मिटाते हैं। अब फटाफट इसको लिखिए, 8
19 लिखना है, 4 से भाग दीजिएगा कितना, 4 चौक 16, 3 शेष बचेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। 2000 ये तो हो गया यहाँ तक क्लियर। अब अप्रैल महीना का कोड लेना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 प्लस ईस्वी कोड 2000 का ही ना है, 2000 से 2099 का ही ना बीच में है, तो बोलेगा कि हाँ, तो ये 6 भागा 7, तो यहाँ से ये आप जोड़िए 18 9 27, 4 31 6 31 6 37 6 43 बटे 7, 43 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, यानी शेषफल आपका जवाब होगा कि शेष जो है 1 बचेगा, है कि नहीं। 43 को कहने का मतलब 7 से भाग दीजिएगा तो 42 बच गया कितना, 1, इसी शेष से लेना देना, शेष 1 बचा, इसका मतलब ये सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। इस तरह से गलती होने का चांस कम रहेगा। इस तरह 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आराम से आप अच्छे से कर सकते हो। और रेलवे का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और हर एक एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे डेट से दिन निकालना हो, चाहे या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि 2016 है तो कौन सा यानी वर्ष अगले समय जो आएगा तो सेम दिन आएगा, सेम डेट में सेम दिन आएगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन इससे पूछता है, तो वो अलग टॉपिक बन जाता है। जब अगर बोलिएगा तो मैं सिर्फ डेट से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक करा दूंगा। ओके, फिलहाल यहाँ तक रहने देते हैं, तो इसका आंसर सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज़ दोस्त, अभी तक अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि भाई को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट लाकर दे सकें, है कि नहीं। चलिए, ये देखिए इजी क्वेश्चन ही है कि इसको कैसे किया जा सकता है। कौन सी आकृति समूह की शेष आकृतियों से मेल नहीं खाती है। तो मेरे हिसाब से देखिए, इसको अगर पूरा घुमाना चाहिएगा, ये तीर जा रहा है, ये ऐसे यानी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको भी घुमाइएगा तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको घुमाइएगा तो ये शायद उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो ये उल्टा डायरेक्शन में, ये जो है एंटी क्लॉक घूम रहा है, बाकी बात सभी के सभी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कौन सा नहीं उल्टा घूम रहा है, तो ये 3 वाला, तो ये 3 वाला जो कि ऑप्शन ए में है, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट, ये सब इजी क्वेश्चन होता है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर लोगे। ये सब देखते ही क्वेश्चन मारना चाहिए उन सारे क्वेश्चन को। चलिए इसको कीजिए। कहता है एक बिजली का बल्ब जो है इतना रुपया में खरीदा गया था, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष दर से कम होता है, तो एक वर्ष में इसका मूल्य कितना होगा। इसको किसी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे 4200 है, इसमें आप 8% घटा दीजिए, 8% यानी इसका 8% निकाल के घटा दीजिए, क्योंकि एक ही वर्ष की तो बात कर रहा है। एक वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा, तो इसका 8% निकालिएगा तो कितना होगा, ये 2 0 खत्म, तो बचा कितना, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 रुपया घट जाएगा किस में, वर्तमान मूल्य में। वर्तमान मूल्य कितना, 4200, इसमें 336 घटा दीजिए, कितना बचा, 4 9 में 3 गया 6, यानी 64, लास्ट में 64 होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 64, जो कि आपका इस तरह से। ये आपका टाइम बचाना है, ये नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करने लगे, यूनिट डिजिट देख कर भी मार सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप घटाइएगा, देखिएगा उतना ही आएगा। घुमा फिरा के बताने से बेहतर है कि डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचा दो, या तो आप ऐसे कीजिए, साधारण ब्याज तो निकालने जानते ही होंगे कि 4200 P इंटू R इंटू टी कितना, 1 वर्ष अपॉन 100, तो ये आपका इसका जो ब्याज निकलेगा कितना निकल जाएगा, इतना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर वही बात आया, फिर 4200 में घटा दीजिए, क्योंकि कम होने की बात बोल रहा है, ये नहीं कि ज़्यादा, कम होने की बात, फिर वही बात वहाँ तक पहुँचेगा, ये आंसर हो जाएगा। आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें है अच्छा सब क्वेश्चन, मैंने देखा है 35 तक में आराम से अच्छा सब क्वेश्चन आएगा।
किस भारतीय मॉडल ने चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती? ये सब क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रखता है, मानो से चिल्लर होगा, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पहले का है। 2017 का करंट अफेयर अब कौन सा एग्जाम में पूछेगा? हाँ पूछेगा करंट अफेयर। जैसे मान लीजिए कि कोई लेखक वाला वो सब होता है, राइटर वाला सब जो होता है, वो सब भले ही 2017, 2001, 2003 का क्यों ना हो, वो पूछ सकता है राइटर वाला। लेकिन जो ये सब क्वेश्चन है ये सब नहीं पूछने वाला मिस वर्ल्ड में, ये सब वर्तमान वाला पूछा जाता है, ना कि पास्ट वाला। चलिए देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो ये रोहित शर्मा है एकमात्र। नेक्स्ट देखिए मैं जो क्वेश्चन है वही ला रहा हूँ, ये नहीं कि पहले मैं हार्ड क्वेश्चन ला दूँ फिर ये वो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शुरू से ही कराता चलता हूँ ताकि हार्ड आए चाहे नॉर्मल आए, सभी को एक और से ही करा दें तो बेहतर है कि नहीं? इससे आप एग्ज़ाम में भी तो इसी तरह आता है, आपकी कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, भले ही कुछ एग्ज़ाम में पैटर्न वाइज होता है, पहले मैथ आ जाएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा, फिर आपको कोई और है। लेकिन रेलवे का हमने जितना एग्ज़ाम दिया है तो हमने देखा है दोस्त कि सभी क्वेश्चन मिक्स ही होकर आता है, अलग अलग नहीं आता है कि मैथ 20 मैथ पूछा है तो वो अलग से पूछेगा, रीजनिंग पूछा है तो वो अलग से एक सुर से होगा, ऐसा नहीं होगा, सब मिला जुला रहता है। एगो मैथ आया तो एगो जीके आया, एगो जीके आया फिर साइंस आ गया, तो कब कखनी कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा वो कोई मायने नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ भी उसी तरह से करने का कोशिश कीजिए, कभी इजी आएगा हठास भारी आ जाएगा, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे उस चीज़ को भी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं दोस्त? कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो वो कोई अलग वस्तु बना। ये वस्तु था अगर कोई मान लीजिए, तो ये अलग वस्तु बना, क्या इसको पुनः इसको रिवर्स करेंगे तो वही चीज़ बन जाना चाहिए। यानी इस नया वस्तु को अगर पुनः चाहें कि वही पुराना वस्तु बना दें तो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं बन सकता है, वो होता है भौतिक अभिक्रिया में, भौतिक परिवर्तन में। बात समझ रहे हैं? जैसे आप पानी का उदाहरण लेते हैं, पानी, क्या पानी से आप बर्फ़ बना सकते हैं? तो बर्फ़ बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बर्फ़ से पुनः पानी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप भौतिक परिवर्तन कहिएगा। कौन सी परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ओके, जैसे आप ले लीजिए कि दूध से आप दही बना दिए, क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर कौन सा? मक्खन का खराब हो जाएगा, मक्खन अगर ख़राब हो जाए तो क्या उसको हम पुनः अच्छा बना सकते हैं? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि नहीं बना सकते। इसका मतलब यही है रासायनिक परिवर्तन। माँ के बाद CO2 से सूखी बर्फ़ बनाना, सूखी बर्फ़ से CO2 बनाना, एकदम नॉर्मल सी बात है। प्लेटिनम के तार को गर्म करना, मान लीजिए प्लेटिनम के तार को गर्म करके पिघला दिए तो पुनः प्लेटिनम का तार उससे बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए लोहे का चुम्बीकरण कर दीजिए, यानी मैग्नेट गुण उसमें लोहे में ला दीजिए, क्या उसको पुनः लोहा नहीं बना सकते? तो बना सकते हैं। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खराब होना। ओके, नेक्स्ट इसमें त्रिभुज गिनिए। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर आप फिगर कहीं देखे होंगे कि इस तरह से फिगर बना रहता है और कहता है कि इसमें गिनिए कि कितने त्रिभुज हैं, या तो इस तरह से रहता है तो इसमें कहता है कि आप बताइए कितना त्रिभुज। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ नंबर बैठाइए 1 2 और इन सभी नंबर को जोड़ दीजिए। 1 2 कितना हो गया? 3। तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज है। इसमें अगर गिनना कहे तो 1 2 3, इन सभी नंबर को ऐड कीजिए 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 6। तो इसमें 6 त्रिभुज। तो हमने क्या किया? नंबर बैठाया और ऐड किया। बात समझ रहे हैं? और कुछ किया क्या? नहीं किया। तो वही चीज़ यहाँ करना है। ये देखिए, ये एक सिंगल त्रिभुज है ये, और इसमें एक लाइनिंग गया है, तो ये पूरा लाइनिंग गया। तो यहाँ पर अगर इस वाले लाइन से देखें,
बाहर वाले त्रिभुज में, तो इसमें टोटल 3 है। तो सेम टू सेम यहाँ भी है कि नहीं, तो इसमें भी कितना है, 3 है। और सेम टू सेम ये वाला भी है, तो इसमें भी कितना है, 3 ही है, 3 ही। तो टोटल कितना, 3 3 6 3 9, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 9 त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट करो। अगर आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप स्लो करके देखिए, अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, जहाँ से आप YouTube से देख रहे हैं तो उसमें ऐसा ऑप्शन होता है 2x 3x 5x जो भी है, या स्लो करके देख सकते हैं या फास्ट करके, वो आपका ऑप्शन में है। तो यहाँ कहता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए उच्च प्रतिशत स्लैब क्या है, यानी सबसे हाईएस्ट टैक्स जो है, GST जो है कितना है। तो आपका आंसर होगा कि 28%। अगर मैं पूछूं कि सबसे कम कितना टैक्स लगता है तो आपका जवाब होना चाहिए 5%। सबसे कम कितना लगता है, 5% प्रतिशत। ओके, तो ये भी बात याद रखिए। हालांकि आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, GST की, भारत में GST कब लागू हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन, चलिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले GST लागू कहाँ पर हुआ था, किस देश में लागू हुआ था। इन 2 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक धनात्मक पूर्णांक को जब 1000 में जोड़ा जाता है तब प्राप्त योगफल 10.6 को 100 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल से अधिक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए कीजिए। कहता है 1000 में एक धनात्मक पूर्णांक, कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x हमने लिया, उसमें 1000 को ऐड किया, यही तो बोल रहा है। कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है जब, और उसमें जब 1000 को जोड़ेंगे तो योगफल जो प्राप्त हुआ, तो इतना योगफल प्राप्त जो हुआ तो वह 10.06 का 100 गुना है। 100 गुना से अधिक प्राप्त होता है, यानी इससे अधिक प्राप्त होता है, ये कह रहा है। तो वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, यानी x वो क्या है। तो यहाँ से अगर सोल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना निकलेगा, x प्लस 100 कहते हैं 1000, और इसको गुना कीजिएगा तो 1006 रुपये। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 6, क्योंकि 1000 इधर जाकर घट जाएगा। तो 6, x बराबर कितना आया, 6। अब ढूंढिएगा कि ऑप्शन में 6 है ही नहीं। लेकिन सवाल थोड़ा सा समझिए, क्या कहता है, गुणनफल से अधिक प्राप्त, यानी 1006 से अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब जो ये x का मान 6 आया है, इससे अधिक होनी चाहिए, 1006 से अधिक होना चाहिए। तो 6 1 रखेंगे तो 1001 ही हो जाएगा, 1001 ही, जो कि इससे छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो फिर भी 1003 ही होगा, जो कि 1006 से अधिक होनी चाहिए। अगर 5 रखते हैं तो 1005 ही होगा, जो कि 1006 से अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब 6 से अधिक कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 1006 से अगर यहाँ 7 रखते हैं तो 1007 बनेगा। इसका मतलब इससे 1006 से तो अधिक होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, देखिए, अधातुओं में आमतौर पर उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन यानी डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, आमतौर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह बात पूछ रहा है। तो देखिए, धातु में जो होता है बाहरी कोश में, चलिए अधातु का ही पहले, अगर धातु का अगर लिखना चाहें कि धातु में जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है या तो 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अधातु में आपका होगा 4 से अधिक 5 6 7 8, 7 या 8 इतना होते हैं। बाकी बात 9 10 हो ही नहीं सकते हैं, 9 10 नहीं हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते हैं। तो ये तो धातु का है, ये किसका है, धातु का, क्योंकि 1 2 3 किस्में बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह धातु में,
तो अधातु में क्या 5 6 7 8, कैसे मैं प्रूव कर देता हूँ देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, पहले ये मैं बता दूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा 5 6 7 8। जैसे आप सोडियम धातु लेते हैं, सोडियम क्या आपको पता है कि धातु है, इसका परमाणु संख्या कितना है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 1। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये धातु है कि नहीं। आप सोडियम के बाद पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम कितना 12। तो इसके बाहरी कोश में कितने 2 8 2 पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, तो इसमें 3। तो जैसे ही धातु वाला जो आएगा उसमें जो कितना होना चाहिए 1 2 या 3 होते हैं, जैसे और 4 भी होते हैं। कहने का मतलब 4 ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए आपका सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम भी तो आपका धातु ही है कि नहीं। तो एल्युमिनियम धातु ही है, लेकिन वो उभयधर्मी धातु है। अब वह काम जो करता है, अधात्विक काम भी करता है और धात्विक भी काम करता है, वो उसमें दोनों क्रिया होती है, इसीलिए उसे उभयधर्मी धातु भी कहा जाता है। तो ये बात नोट कीजिएगा। तो इतना होता है। लेकिन अधातु में जैसे हम लेते हैं 18वां समूह का सभी ले लेते हैं। 18वां हीना नीना नियोन, कितना है नियोन। नियोन का परमाणु संख्या कितना 10, 18वां समूह में है कि नहीं 10 होता है। 10 का आप निकालना चाहिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे निकलेगा 2 8। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो अधातु है, इसका मतलब वो अधातु है। आप जितना भी अधातु निकालिएगा सभी का बाहरी कोश में या तो 5 होगा 6 होगा या तो 7 होगा या तो 8 होगा, है कि नहीं। तो इधर का जितना भी गैस है सभी के सभी तो अधातु है, और क्रिया गैस जो है सभी के सभी अधातु है कि नहीं। तो इसलिए ये आपका 5 6 7 8 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। चलिए सेम चीज़ यहाँ भी आ गया। जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब, फिर वही फिगर है कि जल में प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर दर्पण होना चाहिए, यहाँ पर दर्पण होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा है कि आप इस जगह इसके नीचे जल होना चाहिए, जल के जगह पर आप दर्पण भी मान सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा, यानी ये जो रंगल का भाग है वो नीचे है, तो इसका मतलब फिगर में ऊपर होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसमें ऊपर होना चाहिए रंगल का भाग, जो कि इसमें नीचे साइड ही रंगल का भाग दे दिया, तो ये गलत है। ये तीनों में हो सकती है इस फिगर के अनुसार, ठीक। अब देखिए कटकुट यहाँ है, तो कटकुट इस सीधा में आना चाहिए, इसमें नहीं है सीधा में, इन दोनों में है, यानी सी और डी, यानी 2 ऑप्शन तो खत्म। अब बचा क्या सी और डी। अब सी और डी में निकालना है कि सी और डी में क्या होगा। अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा, ये वाला फिगर को ऐसे देखते हैं, तो जल प्रतिबिंब में ये फिगर, अच्छा उल्टा हमने बना दिया, 1 मिनट, इस साइड से है, तो जल प्रतिबिंब में ये फिगर कैसा बनेगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो इसमें इस प्रकार से है, लेकिन इसमें उल्टा है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम तो नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत। तो आपका सी राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहीं ना कहीं सी होगा। मैं ऑप्शन को बड़ा करके नहीं कर रहा हूँ, ओके। समझ लीजिएगा जहाँ भी ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा, ओके। नेक्स्ट, प्लीज़ दोस्त फिर से बोल रहे हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त। इससे आपकी भी भला होगी और हमारी भी भला हो सकती है। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट से आपका जो है, मेरा जो है कि मन में थोड़ा संतुष्टि मिलता है, मन थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं, चलिए हम जो कर रहे हैं वो कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। और वो सपोर्ट करने वाले कौन हो सकते हैं, आप ही में से कोई हो सकते हैं, आप ही लोग हो सकते हैं, है कि नहीं। आपको चलिए देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। परमाणु संख्या के लिए नहीं, परमाणु द्रव्यमान के लिए नहीं, परमाणुकता के लिए नहीं। देखिए परमाणु के आकार को मापने के लिए, यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात है, त्रिज्या। अगर आप मान लीजिए कि किसी भी वृत्त का आप त्रिज्या अगर 5 लिए हैं, तो इसका मतलब ये इतना सा का है। अगर थोड़ा सा बढ़ा के लीजिएगा तो 10 लीजिएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा वृत्त बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, त्रिज्या पर क्या डिपेंड कर रहा है, आकार डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, आप आकार डिपेंड कर रहा है। हो सकता है जैसे आप बॉल वगैरह भी देखते हैं, जिस बॉल की त्रिज्या कम होगा वह बॉल छोटा होगा, यानी गेंद वगैरह,
तो वो त्रिज्या पर डिपेंड करता है कि नहीं। वह आकार, त्रिज्या पर आकार डिपेंड करता है, आकार को मापने के लिए किया जाता है। ओके नेक्स्ट, चलिए, यदि 20 न्यूटन का बल एक द्रव्यमान 10 केजी की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पादित त्वरण का मान कितना हो। तो आप लोग को पता है कि F बराबर, यानी बल का जो फार्मूला था F बराबर A में, F हमें 20 दिया है, M हमें 10 दिया, A हमें फाइंड करनी है, A हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से 20/10 A बराबर यही तो निकलेगा। इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ए। अब देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा एग्जामिनर होशियारी कर देता है, यहाँ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं, लेकिन कहीं कहीं करेगा क्या, ये भी ऑप्शन में रहेगा और दूसरा ऑप्शन में दे देगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्क्वायर हटा देगा। या तो ऑप्शन में ऐसे बना सकता है आपको 2 मीटर सेकेंड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको त्वरण में जो लगाना है वो स्क्वायर लगाना, प्रति मीटर स्क्वायर। या तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपका इस तरह से सेट करेगा, ऑप्शन जो आपका सेट करेगा, देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। तो आप ढूंढिएगा कि इस तरह से, हमको तो पता है कि इस तरह से है, लेकिन वहाँ पे इस तरह से देगा। तो ये और ये दोनों बात सेम है, ये और ये दोनों बात सेम है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में तो ईजी कर दिया है कि एक ही ऑप्शन में दिया है, सब में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया है और ऑप्शन सेम नहीं किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सेम किया जाता है, हमने देखा है कई पेपर में इस तरह के ऑप्शन सेट करते हुए देखा है। तो थोड़ा सा होशियारी कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटाते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो इतने दिन से जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको हम बताते होंगे कि कार्य बराबर एक सूत्र होता है, समय गुने क्षमता। ये चीज़ हम मैथ के क्वेश्चन में बताते हैं, गणित के यानी मैथ के जो क्वेश्चन कराते हैं ये चीज़ हम बताते हैं कि यानी कार्य बराबर ये सूत्र होता है। ठीक, ये क्षमता क्या है, एक शक्ति ही तो है। ये क्षमता क्या है, शक्ति। तो हमें शक्ति बराबर पूछा है तो शक्ति को इधर रहने दीजिए, तो कार्य इधर है, ये समय गुना में तो उठकर नीचे आ जाएगा समय। तो यहाँ से क्षमता या शक्ति बराबर क्या निकल कर आया, शक्ति बराबर काम बटे समय। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। इस बार तो आप देखे होंगे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में दर्पण से भर भर के क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो आप पेपर उल्टा के ग्रुप डी का देखिएगा और एनटीपीसी का भी देखिएगा, इस समय पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ही कर पाते हैं, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो आपसे आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो उत्तल लेंस का पहले फिगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, बढ़िया से नहीं बना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, तो एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर, यानी इसको यहाँ से जो फोकस दूरी काउंट करेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये F है, ये क्या है F, इसमें 2 गो F होता है, F1 F2 इस तरह से, फिर 2F2 फिर 2F1, इधर 2F1, इस तरह से इसमें 2 फोकस होता है, 2 नहीं सब कुछ 2 को होता है, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा कि 10 सेंटीमीटर फोकस, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है और उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। 20 सेंटी यानी यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, प्रतिबिंब यानी मुझसे भी पूछ रहा है। तो हमें दिया क्या क्या है, फोकस दिया है, फोकस दूरी दिया है, और हमें और दूसरी चीज़ क्या दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, u दिया है, वस्तु की दूरी।
तो अब देखिए यहाँ पर गलती कहाँ होता है, साइन कन्वेंशन करने में, यानी चिन्ह परिपाटी के जो अनुसार चिन्ह लगाते हैं कि ये 20 माइनस में लें कि प्लस में लें, या ये 10 माइनस में लें कि प्लस में लें, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं, लेंस से अगर आप बायां साइड जाते हैं, आपके बायां साइड जो आपके सामने बायां साइड दिख रहा है, इधर जाते हैं तो ये माइनस में होगा। अगर लेंस से आप इस साइड जाते हैं तो वह प्लस में होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी एफ, यानी जो ये एफ का मान लेना है हमें प्लस में लेना है 10 सेंटीमीटर, और ये जो यू का मान लेना है -20 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ, आप चाहे कोई दर्पण हो, लेंस हो, जो भी हो, यू हमेशा आप माइनस में लीजिएगा, क्योंकि वस्तु का हमेशा आप इधर ही रखिएगा। भले फोकस चेंज होता है, प्रतिबिंब की दूरी चेंज होता है, लेकिन वस्तु की दूरी जो लीजिएगा हमेशा माइनस में लीजिएगा। एक बात ये नोट रखिएगा। भी बराबर हमसे पूछ रहा है, भी बराबर वाट, तो आप लोगों को लेंस सूत्र तो पता ही होगा। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या ये चीज़ होता है कि नहीं? तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा चलिए, ये चीज़ होता है तो हमको निकालना क्या है, भी निकालनी है। भी तो 1/v एक साइड रहने देते हैं, 1/f माइनस में है तो ये प्लस में 1/u। क्या ये इस बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो अब मान भर देते हैं जो भी है, मान मांग नहीं, मान 1/f, f का मान कितना है 10 प्लस का 10 प्लस 1/u, यानी u का मान कितना है माइनस का 20 माइनस का 20। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ओके, तो 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना होगा 20। 20 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या तो आप इस -20 को यानी 20 को -20 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -1, यानी इसका मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ -1 है। ये और थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा तो ये 2 प्लस माइनस -1/20, तो 1/v बराबर 1/20, और 1/20 को अगर दोनों को उल्टा दें तो दोनों साइड ऊपर में एक ही है ना, तो v बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बस सूत्र का खेल है, और थोड़ा सा आप यहाँ पर चिन्ह को समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सही बनेगा। दो ही सूत्र तो लेंस में होता है, और होता है सूत्र जैसे आवर्धन हो गया, आपका फोकस बराबर f बराबर r/2, यह सब सूत्र होता है। लेकिन लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बस थोड़ा सा अंतर होता है कि अगर दर्पण सूत्र रहता तो यहाँ प्लस होता है, और लेंस सूत्र है तो यहाँ माइनस है। चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, लेंस हो, तो बस यही होता है। लेंस में सिर्फ माइनस लगाना है और दर्पण में प्लस लगाना है, और कुछ है नहीं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -20। -20 कहते हैं प्लस का 20। ओके, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, हम बोल रहे हैं ना, अगर आप हमारे 10 दिन कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपका निश्चित है कि आपका स्कोर जो अगर 75 क्वेश्चन करते हैं उसमें से 30-40 अगर आता है तो 50 प्लस नहीं आया तो फिर कहना कि नहीं मंडल जी आपने गलत बताया। हाँ, और कुछ लोग हमें कमेंट किया था कि आपके चैनल को हम सर्च कैसे करें, है कि नहीं? तो हमारे चैनल को जो सा भी टॉपिक देखना है, जो वीडियो देखना है वो डालिए, बाद में बाय मंडल जी लगा सकते हैं, बाय मंडल MANDAL मंडल जी, बस ये लगा सकते हैं, आपका वो वीडियो आ जाएगा, आराम से सर्च करके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो चलिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं क्वेश्चन वगैरह दिया करता हूँ, PDF वगैरह वहीं पर मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और देखिए। दोस्त, थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत को सपोर्ट किए हैं, हमें पता है। आप लोग अर्धनग्न फ़कीर सबको सपोर्ट किए हैं। अर्धनग्न फ़कीर कहने का मतलब है कि जो किसी भी रैप गाने में आता है, थोड़ा सा छोटा छोटा कपड़ा पहन के आएगा और थोड़ा सा कमर वमर भटका देगा तो उसको
भर भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लेकिन अगर हम अच्छा चीज़ दे रहे हैं तो आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कीजिएगा। तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, गिल्टी फील होता है कि नहीं देखिए जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, यही मैं गलत करता हूँ, कोई कॉमेडी बनाते कोई रैप चीज़ करता तो फिर देखते हैं कितना लाइक सब्सक्राइब शेयर आता। निगेटिव भी आता, लेकिन नेगेटिव पर गौर नहीं किया जाता है। अगर नेगेटिव पर गौर करते तो आज इतने जो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं यूट्यूब सब पर, वो सब नहीं हो पाता। तो मैं उस सब में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कुछ अच्छा किया जाए जिससे बहुतों का भला हो सके। मैं देखता हूँ दोस्त कि जब मैं आज से 1-2 साल पहले मैं खुद टेस्ट लगाने जाता था, तो वहाँ पर देखते थे कुछ स्टूडेंट जो है वो पटापट बना देता था सवाल को, लेकिन जब मैं उससे पूछता था तो वो जो मन सो तरीका बता देता था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी कोई तो तरीका होनी चाहिए कि जो कि इसको फास्ट किया जा सकता है। तो मैंने फिर अपने आप में इम्प्रूव किया, बहुत कुछ किया, जिसके वजह से मैंने एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकाला। एनटीपीसी CBT1, CBT2 और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम निकाला। तो बस मेरी मेहनत की वजह से, और कुछ नहीं। तो आप लोग भी मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल सकते हैं दोस्त। तो हमारी तरह आप भी मेहनत कीजिए, हमारे तरीके को फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका भी रिजल्ट बनेगा, है कि नहीं। चलिए, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में समरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए। देखिए, संक्रांति आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का रिलेशन जो है आंध्र प्रदेश से, अब हालांकि बहुत जगह मनाया जाता है। तो ये फसलों का त्यौहार, तो फसलों के त्यौहार से रिलेटेड और कौन सा है आपका? ये भी है ओणम। केरल में जो है वो भी मकर संक्रांति के स्वरूप ही है। तो ओणम जो मनाया जाता है वह केरल में। भांगड़ा ये नृत्य है, ना कि कोई पर्व है, नहीं। भांगड़ा नृत्य है। क्रिसमस ईसाई का पर्व है। कथक ये नृत्य है। तो सेम टू सेम जो सटीक ऑप्शन बैठता है वो ओणम केरल से। नेक्स्ट, अगर लगता है कि दोस्त कोई क्वेश्चन में कि इसका और अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमें ज़रूर आप सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा। आप जो वीडियो में टाइमिंग चलता होगा ना, उस टाइम के अनुसार लिख दीजिएगा कि यहाँ पे इस टाइम में जो क्वेश्चन है इसका इस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, या इसका सॉल्यूशन में और अच्छी तरीके से हो सकता है दूसरे तरीके से। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे देखूंगा कि हाँ बिल्कुल, अगर इससे बेटर है तो मैं उसको और भी प्रेफर करूंगा कि हाँ, इस तरीके वाकई में ही अच्छा तरीका है। तो चलिए, इसको देखिए एलसीएम बनाना। तो अब इस तरह का एलसीएम निकालने लगे तो थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहाँ पर अपनाइए जो कि आसान से हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 56 को अगर हम उठाते हैं तो 8 और 7 आता है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 8 से कटेगा और 7 से भी कटेगा, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम समावर्तक है ना। जैसे 8 और 7 से देखिए 560 भी कर रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या नहीं है कि नहीं। जैसे 140 ये 8 से नहीं कटेगा। 8 से कटने का रूल होता है कि अंतिम का कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो, अंतिम का 3 संख्या 8 से अगर कट गया तो वो पूरा संख्या 8 से कटेगा, ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो हमें यहाँ पर ये देखिए तीनों संख्या 8 से नहीं कट रहा है। आप भाग देकर देखिए तो नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी 8 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बनता है, ये 8 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 5 से भी कटेगा, है कि नहीं। और वह छोटे से छोटे संख्या, हालांकि सारे चीज़ों से ये भी कटेंगे, लेकिन यह बड़ी से बड़ा नंबर हो गया इन सब का बड़ा। लघुत्तम क्या, लघुत्तम का फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो क्या है, कहने का मतलब, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बोलने में हिचक हो रहा है। हालांकि ये ऑप्शन होगा। हालांकि आप निकाल भी सकते हैं, अगर इतना आप सोचते हैं कि नहीं इतना क्या करेंगे, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। 14, 35, 56 है ना। तो 7 से सभी कट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 5 7 8 है। अब 2 से कटा दीजिए, 1 5 4। अब सबको गुना कीजिए, 7 दूनी 14 और 5 20, यानी 14 गुना 20 कीजिएगा तो कितना होगा, 280।
है कि नहीं। तो ये 280, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माइंड से ही कैलकुलेट कीजिए ताकि आपका समय की बचत हो। और आपको पता है कि एग्जाम में समय का बचाना बहुत ही मायने रखता है। अगर आप सभी क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में अगर 2 मिनट बचाएं तो 2 मिनट में दूसरे क्वेश्चन में अगर टाइम दिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा सा हार्ड है तो उस क्वेश्चन को आप उस समय में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में समय बचाना बहुत मायने है दोस्त, बहुत मायने रखता है। हमें पता है कि समय कितना कीमती रहता है एग्जाम में। किस भारतीय सम्राट के शासन काल में दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किया गया था? तो यह शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, हम इसलिए टोटल क्वेश्चन नहीं कराते हैं कि 75 क्वेश्चन कराने में लगभग 2 घंटा का हो जाता है, और 2 घंटा का वीडियो आजकल के जो लड़के हैं, आजकल को जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें पता है उनको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा काम रहता है, उसको वीडियो देखना है, शॉर्ट्स देखनी है, कई तरह के काम होते हैं। हो गया, अगर हो सकता है कि 2 घंटे में मुतवास लग गया तो जाएगा, और जाएगा तो फिर सोचेगा कि अच्छा आते हैं करके फिर भुला जाएगा, तो वहाँ से टाइम उसका वो हो जाता है, फिर रह गया तो रह गया, तो फिर नहीं कर पाता है पूरा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ 1 आधी घंटा का ही रहे जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो। चलिए, एल्युमिनियम की वैधता 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हालांकि तो आप इसका सूत्र भी याद रख सकते थे, लेकिन एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और ऑक्सीजन 2 है। तो जब भी जो भी यानी इसका जो दिया है वो दूसरे वाले के आगे चिपकाइए, और जो ऑक्सीजन का दिया है वो इसके आगे चिपकाइए। ये आपका आंसर है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, है कि नहीं? क्योंकि देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का, तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए ब्लड रिलेशन का। श्री और कवि दंपति है, ठीक है, कोई श्री है और कोई कवि है, और ये दोनों दंपति है। ये दोनों दंपति नहीं, पति पत्नी हो सकता है, लेकिन अभी कौन पति है कौन पत्नी है ये बात हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। श्री पति है कि कवि पति है, या कवि पति है कि श्री है। तो हालांकि श्री के हिसाब से लगता है कि श्रीमती ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं सोचिएगा कि श्री लगा ले तो इसका मतलब ये कन्यायने होगा। कवि नाम की भी लड़की होती है कि नहीं? तो दूसरा श्री और शंभू बहने हैं। मैं इस लाइन को इग्नोर करता हूँ। इन दोनों से कोई अगर पकड़ा गया तो फिर उसको पकड़ते हैं। शंभू कवि की बहन है, हाँ यहाँ पर देखिए कवि आया, यानी इन दोनों से रिलेटेड एक चीज़ तो आया। शंभू कवि की बहन है, यानी इसका जो बहन है वह सेम्यू है। सेम्यू ये बहन है, ये बहन है। इसका जो जेंडर पता चल गया कि ये लड़की है। ये लड़की है कि नहीं ये अभी तक हमें पता नहीं चला। फिर आगे पढ़ते हैं। श्री और सेम्यू बहने हैं। श्री और सेम्यू, एक श्री दूसरा है, एक श्री ये वाला दूसरा है, और ये दोनों आपस में बहने हैं। तो श्री और श्री से किस प्रकार संबंधित है? चलिए कोई बात नहीं, ये इस श्री का संबंध इस श्री से क्या है? इस श्री से क्या है? या तो अगर ये पति है तो पति की बहन कौन? ननद। या ये पत्नी है इस श्री की तो पत्नी की बहन कौन? साली। तो अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो या तो साली हो या ननद हो। तो इसमें तो ऑप्शन में दे ही दिया है। ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी ये हो सकती है, यही आपका राइट है कि नहीं? हालांकि इंग्लिश में रहता तो सबका हो जाता सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ये होता, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है। इंग्लिश में यही होता, सिर्फ सबका एक ही हो जाता है कि नहीं? जैसे मामा, मौसा, काका, और यानी पिता के रिलेशन से जो पिता के एक सीध में हो। जैसे पिता के सीध में कौन?
चाचा आता है, पिता के सिद्ध में कौन, मामा आता है, मामा के सिद्ध में यानी इस तरह का जब रिले, फूफा हो गया, फूफा। तो ये सब जो है सबका इंग्लिश में अंकल हो जाता है। देखिए कितना अंकल हो जाता है, सभी का होता है कि नहीं। तो यहाँ से एक बात हमें याद आया, एक बात हमने भी पूछा, पहले भी पूछा था, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। एक कवि जो था, कवि राइटर था, जो कि कहा अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए, जाते जाते शरारत के बीज बो गए। इसका कहने का मतलब था कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपना कुछ खुरपाती चीज़ छोड़कर चल गए, जो कि अंग्रेजी भाषा है, जो हम सबों के लिए सिर दर्द बना हुआ है कि नहीं। अधिकतर हिंदी भाषी के लिए वह सिर दर्द है। तो वही शरारत के बीज बो गए। लेकिन ये कौन सी किताब में है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हिंदी के या पॉलिटिक्स के, यानी राजनीतिक शास्त्र के, या तो भूगोल या इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये किस किताब में ये कहानी था। मैं ये भी बता दूं, ये जो हमने बात कहा अभी, वो बात 10th के बुक में था, लेकिन किस किताब में था ये आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, ये तो हो गया, नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसको कीजिए। यदि बहुपद इतना है कि शून्य का अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग, यानी इसका अल्फा का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी यही तो व्युत्क्रम है कि नहीं, 1/बीटा यही व्युत्क्रम है। इसको और सीधा कीजिएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इधर बीटा प्लस अल्फा, यही होगा सोल्व करने पर, यानी इतना चीज़ हमें चाहिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। ये चीज़ आखिर मिलेगा कहाँ से, तो आपको पता होगा कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है -b/a, होता है कि नहीं। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, यह बात आपको पता होनी चाहिए, होता है। अब ये b कहाँ है, ये क्या है, तो ये बात तो जानते ही हो आप लोग, है कि नहीं जानते हैं तो समझिए थोड़ा सा। देखिए इस x² का जो गुणांक है, इस x² के आगे जो है वह a है, क्या है, a, और इस x का जो गुणांक है वह b है, और जो यहाँ है वह c है। बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। तो b क्या है, -7, माइनस पहले से भी और -7 भी, तो बटे a क्या है, ये x² का गुणांक यानी 5। तो यहाँ से ये क्या आया, -+7/5। दूसरा c क्या है, जो ये है, ये प्लस का 2, a क्या है, x² का गुणांक यानी ये 5। तो ये दो चीज़ हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना। भाई तो क्वेश्चन यही तो कहा था, इन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अब यहाँ पर इसमें पुट कीजिए, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम ही बात है कि नहीं। अगर हम कहें कि 5 + 4 कितना होगा, 9, तो 4 + 5 भी तो 9 होगा कि नहीं। उल्टा लिखें चाहे सीधा, भाई तो बात यहाँ है, या इसको अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा, तो इसका मतलब यही मैं, यानी 7/5 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 2/5, 2/5। इसको हल कीजिए, 7/5 ज्यों का त्यों, और जो ये गुना में जो नीचे है उसको ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे। तो ये 5 कट गया, बचा कितना, 7/2। ये 7/2 आपका राइट आंसर है। देखिए हमसे पूछा था व्युत्क्रम का योग, तो इसका व्युत्क्रम क्या, 1/अल्फा, इसका व्युत्क्रम क्या, 1/बीटा,
इसी के बारे में तो पूछा था, इसको हल किए तो कुछ इस प्रकार से निकला इसी, और हमने यहाँ पर देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा आया और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। शून्यकों के योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, शून्यकों के गुणनफल को अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। इन दोनों का मान को निकालें और इसमें पुट किया, आंसर आ गया, है कि नहीं? कोई भारी थोड़ी ना था, ईजी ही था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित किस अस्थायी उत्तक में कोशिकाएं मृत होती है? यानी मृत कोशिका होने का मतलब हार्ड हो जाना। अस्थायी उत्तक, हालांकि ये सभी के सभी जितने भी उत्तक हैं ये पादप उत्तक हैं। क्या है? पादप उत्तक है। पादप उत्तक में देखिएगा कोई हार्ड एरिया भी होगा, कोई सॉफ्ट भी होगा। तो हार्डनेस जो आता है कोशिकाओं में वह स्क्लेरेंट कैमा के वजह से आता है, और स्क्लेरेंट कैमा एक मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। बात समझ रहे हैं? बाकी बात ये सब पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा ये सब जीवित कोशिकाएं हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये जैसे आप स्क्लेरेन्काइमा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नारियल का बाहर का कवरिंग होता है, नारियल का कवरिंग बाहर से देखे हैं ना, वो जो हार्ड होता है वो किसके वजह से? स्क्लेरेन्काइमा के वजह से। जैसे आप देखते हैं बेल, अभी गर्मी के समय बेल तो देखे ही होंगे और खाए भी होंगे। तो बेल का जो बाहर वाला जो हिस्सा हार्ड होता है वो कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि हार्ड सरफेस बनाता है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीर्य कोश उदर गुहा के बाहर स्थित है। वीर्य कोश मतलब ये टेस्टिस के अंदर जो वीर्य कोश होता है, टेस्टिस से निकलकर जो वीर्य निकलता है वो कोई ना कोई स्थान पर जाकर रहता है। तो उस स्थान किसके उदर गुहा के बाहर स्थित है? कहाँ पर? तो अंडकोश के पास। कहाँ पर? अंडकोश के पास। ओके, राइट। नेक्स्ट, देखिए इस सब क्वेश्चन जो है, इस सब क्वेश्चन अगर बनाने लगे तो फिर आपसे जो बड़ा है बेवकूफ़ नहीं हो सकता है अगर इस सब क्वेश्चन को आप कलम उठाएं तो। जैसे आप क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग, जैसे ही हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 144 होगा। इसका मतलब हमें 2 से गुना करना। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल है। बात समझ रहे हैं? तो छोटी से छोटी संख्या ना पूछा है तो छोटा संख्या क्या है? 2 ही तो है। हालांकि ये समय से कोई हो सकता है, लेकिन हमने छोटी से छोटी पूछा है तो 2 से गुना करेंगे 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है कि नहीं? तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, यानी 2 से गुना करने पर। इस सब क्वेश्चन के लिए आपको पेन नहीं उठाना चाहिए दोस्त, अगर उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जैसे इस सब क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलिए यहाँ से हम बनाते, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, इनिशियल पॉइंट लेते हैं। यहाँ से हमें पूर्व की ओर जाना है और 15 किलोमीटर जाना है, दर्शाते जाइए। फिर कहता है दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने का मतलब हमने उस दिन बताया था आज से पहले वाले सेट में कि अगर डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है, दायां मुड़ने बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, क्लॉकवाइज घूमना है। अगर बाएं मुड़ने बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको घूमना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी घड़ी के विपरीत दिशा में आपको घूमना है। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब जिधर घड़ी का सुई घूमता है, और एंटी क्लॉक मतलब जिधर घड़ी का सुई उल्टा घूमना शुरू कर दे तो उसको एंटी क्लॉक कर दें। तो ये बात समझ रहे हैं? तो फिर दाएं मुड़ता यानी क्लॉकवाइज, यानी इधर घूमना, इधर तो इधर घूमें और 20 मीटर चलें, 20 किलोमीटर चलें। ओके, 20 किलोमीटर चलें। फिर आगे कह रहा है किसके बाद बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉक मतलब इधर आप घूमना है, यहाँ से इधर घूमना है और 30 किलोमीटर चलना है। चलिए 30 किलोमीटर चला इधर, अंत में वह दाएं मुड़ता है, यानी फिर क्लॉकवाइज घूमता है और वह कितना चल जाता है? 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर चलता है। तो अब क्या पूछ रहा, आरंभ बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच, यानी गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी क्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वह न्यूनतम दूरी क्या है?
वह न्यूनतम दूरी क्या है। तो हम कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझने का बात कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो क्या एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो ये अब दूरी और ये दूरी समान है, इसका मतलब ये भी 30 होगा, और ये दूरी और ये वाला दूरी दोनों समान है, तो इसका मतलब ये भी 20। तो इधर कितना हो गया 15 + 30 45 टोटल, और इधर टोटल कितना हो गया 20 + 40 60, है ना। तो अब हमको 45 और 60 मिल गया, यानी एक इनमें से एक लंब है एक आधार है। हो सकता है लंब 45 हो आधार 60 हो। तो क्या यहाँ पर आप त्रिकोणमितीय सूत्र नहीं लगा सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बरा ये वाला, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपका जवाब होनी चाहिए बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं। तो कर्ण हमें निकालनी है, कर्ण हमें निकालने, लंब का मान हमें दिया हुआ है, लंब का मान कितना, तो इनमें से कोई किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 60 है लंब, इसका स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। अब देखिए इतना जैसे हुआ तो आप एक बार ऑप्शन पर ध्यान डालिएगा, क्या सोच कर देखिए, यह इसका जो भी स्क्वायर होगा तो लास्ट में 0 आएगा, और इसका जो भी स्क्वायर होगा लास्ट में 5 आएगा, यानी 0 और 5 को जोड़िएगा तो लास्ट में 5 आएगा, है कि नहीं। और जब लास्ट में 5 आए तो उसका वर्गमूल में भी लास्ट में 5 आएगा, तो इसका मतलब 5 लास्ट में होनी चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है कि नहीं। इसको पूरा सोल्व करना क्या ज़रूरी था? नहीं। हालांकि आप समझना चाहते हैं तो समझिएगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर इतना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर ओके। तो 60 का स्क्वायर कीजिएगा 3600, और इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 45 का मैं स्क्वायर करने का यहाँ पर ट्रिक लगा देता हूँ, इसका स्क्वायर करने का 4 पंचे 20 दूनी 40, 55 25 और 4 चौक 16, 5 2 0 2 20 25। हालांकि अब और भी ट्रिक है, जैसे लास्ट में 5 है तो उसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, 2 अंक का, ज़्यादा नहीं 2 अंक का। तो जैसे यहाँ पर लास्ट में 5 था, चलिए बाद में मैं बताता हूँ, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। तो ये 20 25 20 25 बात समझ रहे हैं। तो ये इतना आया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 2 6 5 56 25, यानी ये कर्ण स्क्वायर बराबर 56 25। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर तो √56 25। अब पूरा इसको निकालिएगा तब जाकर रूट, यानी कर्ण बराबर कितना निकलेगा 75। आप करके देखिए, तो इस तरह से कीजिएगा तब जाकर आपको आंसर आएगा। हालांकि आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचिएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग को थोड़ा ज़्यादा दौड़ाइएगा तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं भी पहले आप ही लोग की तरह वो ओल्ड मेथड और जो पूरा सोल्व किया करता था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया और फिर आज देख सकते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं। भले हमें बताने में टाइम लगता है लेकिन करने में हमें टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी, क्योंकि करने में बोलना नहीं पड़ता है और लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ हाथ चलता है मुंह नहीं। और यहाँ पर समझाना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है, सभी चीज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम लगता है। हालांकि कुछ दोस्त मेरा कमेंट किए थे कि 60 मिनट में कैसे होंगे 75 क्वेश्चंस, तो मैंने मात्र 45 मिनट में पूरा सॉल्व करके दिखाया था। आप हमारे पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, 45 मिनट में पूरा सॉल्व, और मैं टोटल एनालिसिस भी दिखाया था कि देखिए हाँ हो सकता है कि 45 मिनट में हो सकता है 75 क्वेश्चन। टाइम किस में लगता है, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, टाइम किस में लगता है, मैथ में लगता है और रीजनिंग में लगता है, और कुछ क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल साइंस का आ गया तो उसमें लगता है। बाकी बात जीके जीएस में टाइम लगता है, पढ़ना है और आंसर टिक करना है, निकलना है, इन्हीं 2 में तो टाइम लगता है। और इसी दो को अगर हम फास्ट कर लिए तो फिर समय तो आराम से बचेगा दोस्त, है कि नहीं। तो आराम से कर सकते हैं। बाकी बात अगर कोई उससे भी कम समय में कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको कीजिए।
कहता है एक लंगर नाव लहरों से घिरी है, उससे एक तरंग शीर्ष की ओर 80 मीटर है। ठीक है, लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव तरंग शीर्ष में पहुंचने में आवश्यक समय क्या लगेगा। इसमें ज़्यादा सोचिए नहीं, ये चाल बराबर आप लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य इंटू समय ये सब होता है, लेकिन हम यहाँ कहते हैं सीधा आप सोचिए कि चाल बराबर जो होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही तो होगा। या तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, डी बराबर एस टी, एस टी डी दूरी है, एस चाल है, टी समय, ये चीज़ लगा सकते हैं। हालांकि इसका कोई अलग से सूत्र होता है, लेकिन हम वो चीज़ यहाँ नहीं करें। तो यहाँ पर देखिए हमें चाल दिया है और दूरी दिया है, समय पूछ रहा है कि नहीं, क्या तरंग है, क्या शीर्ष है, क्या इस सबसे क्या लेना देना, हमको समय निकालना है, बस निकालिए कहीं से। तो हमसे समय पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ इसी सूत्र में हम बैठाते हैं, ऊपर वाला ही सूत्र में बैठाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी सूत्र याद हो, या तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिखें तब जाकर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान बैठा दीजिए, चाल कितनी है 20, सभी एसआई यूनिट में है, यह भी मीटर में, यह भी मीटर प्रति सेकंड में, मतलब सभी एसआई यूनिट में, तो आंसर भी जो आएगा वो एसआई यूनिट में ही आएगा, है कि नहीं। दूरी कितनी है 80, टाइम हमें निकालनी है, बस टाइम बराबर क्या आ गया 80 बटे 20, तो टी बराबर क्या आया 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी चीज़ एसआई यूनिट में था तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। अगर सब चीज़ एसआई यूनिट में नहीं रहता तो मैं पहले उसे एसआई यूनिट में बदलता तब जाकर उसको करता, है कि नहीं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, और दो चार मिनट लगेंगे, देखिए पूरा सोल्यूशन 35 क्वेश्चन कराने में। देखिए इससे भी जी क्वेश्चन है कीजिए, -70 है और प्लस का 28 भागा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 7 में 4 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 भागा 4, तो -70 28 को 4 से भगा दिए। पहले भाग का काम, बोर्ड मास का तो रूल जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारा प्रॉपर बोर्ड मास का वीडियो बनाया हुआ है वो देखिए। तो इसको पहले भाग का काम होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7, और -7 में +7 कीजिएगा तो माइनस का 63, क्या आएगा माइनस का 63, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, अगर इस पर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप थोड़ा सा हमें जो है कि क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मन हरासित हो जाता है, फिर लगता है कि ये सब बेकार है, छोड़ दें, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं चलिए हम भाइयों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो भाई हमें भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं दोस्त, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, है कि नहीं। तो प्लीज़ दोस्त सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी बात वो आपकी इच्छा, अगर इतना कहने पर भी नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए इसको देखिए, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थी, तो परीक्षा में कितने अंक थी। तो देखिए परीक्षा में कितने अंक थी, तो वो हमेशा आप मानिए कि 100% अंक थी, कितना थी 100%, और हमें यहाँ 84% दिया है, 84%, जिसका मान 63 है, जिसका मान 63 है। हमें 100 बनाना है, कितना, इस 84 को 100 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, जो प्रोसेस इसके साथ करेंगे वही प्रोसेस ओरिजिनल वैल्यू के साथ भी करेंगे। जैसे 84 को हम देख रहे हैं कि दोनों 7 से कट रहे हैं, दोनों किससे कट रहे हैं 7 से, ये 7 से कटाएंगे ये 12 आएगा 12%, और ये इसको 7 से कटाएंगे ये 9, क्या और इसको हम कटा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ 3 से तो कटा सकते हैं। 3 से कटाएंगे तो ये 4% आएगा, और इसको 3 से कटाएंगे तो ये 3 आएगा। तो हमको इसको 100 बनाना है, 100% करना है। क्या करना है 100% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं 25 से गुना कर सकते हैं। तो भाई इधर भी 25 से गुना कर दीजिए, तो इधर 100% बन गया और इधर 25 दिया 75, तो 100% का वैल्यू कितना आया दोस्त 75, वही उतना ही अंक का एग्ज़ाम हुआ था।
बात समझ रहे? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जैसे आप भी अपने आप में 100% होंगे। अगर आपका आँख, नाक, कान सब कुछ ठीक ठाक है तो आप 100% हैं। अगर आपका नाक टेढ़ा है तो थोड़ा सा आप विकलांग कोटा में आ जाइएगा। अगर आपका कान टेढ़ा है तो आप विकलांग कोटा में आ जाइए। कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका गिर जाता है कि आप डिजेबिलिटी कितना प्रतिशत हैं। आपको अगर फॉर्म भरते होंगे तो अगर आप थोड़ा सा विकलांग कोटा में अगर आइएगा तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि डिजेबिलिटी आपकी कितनी प्रतिशत है। आपका एक सर्टिफिकेट बनता है डिजेबिलिटी का, तो उसमें आपको 10%, 5% इस तरह से दर्ज रहता है। अगर एक पूरा टेंगरिया गायब है तो आप सीधा 50% में आ जाएँ या तो 80% में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से प्रतिशत होता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होती है, अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो। क्या बात समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ भी है कि परीक्षा में 100% अंक होगा, उसका 84% का मान दिया है 63, तो हमें 100% चाहिए। बस ऐसे निकाल सकते हैं। हालांकि आपकी इच्छा आप इसी को कैसे करते हैं। नेक्स्ट, चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को कीजिए कि मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं। ओके, ये बढ़ गया। चलिए इसको कीजिए। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए शुरू से ही करते जाते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 40 दिन में कर रहा है। बी और सी उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है। सी और ए उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है। इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे और जल्दी बनेगा। यह तरीका मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, इससे जल्दी बन जाता है सवाल और ज़्यादा लोचा तोचा नहीं रहता इस तरह के मेथड में। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो 120 आप निकाल सकते हैं। अगर इन सब का आप यानी इस तरह के डाटा का आप जल्दी एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्त। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के डाटा का बहुत जल्दी एलसीएम निकालने का कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पर देखा कि 120 हुआ छोटी से छोटी संख्या जो कि सभी से कट जाता है, इन तीनों से कट जाएगा। तो 40 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 3। 30 से इस 120 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 4। और 24 से 120 को भाग दीजिएगा तो आपका जवाब होना चाहिए 5। ये क्या है, ये क्षमता है। क्या है, क्षमता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है जब दोनों मिलकर कर रहे थे। ये जो आपका है ये कुल काम है, कुल काम है या कुल कार्य है। तो आपको अभी कुछ देर पहले हमने एक चीज़ में, एक साइंस के क्वेश्चन में आपको शक्ति बराबर जो निकाल कर दिखाया था कि यही वही चीज़ यहाँ पर हमने ले रहे हैं। टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। समय गुना क्षमता यानी कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता। तो चलिए अब यहाँ पर a प्लस बी का क्षमता निकला है 3, b प्लस सी का क्षमता निकला है 4, c प्लस ए का क्षमता निकला है 5। तो हमें अगर यहाँ से निकालना है, इन सबको जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये आएगा कि नहीं। इन सबको ऐड कीजिएगा तो इधर ये आएगा और इन सबको इधर ऐड कीजिएगा तो 4 3 7 5 12, यानी इतना बराबर 12 है। तो इसको यहाँ से कॉमन लीजिए 2 को, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, क्षमता को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 6। ओके, अब बारी बारी से हमें निकालना है। यहाँ पर क्योंकि पूछा है a और b और c प्रत्येक अलग अलग कार्य, अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी a अकेला करे तो कितना दिन में करेगा, b अकेला करे तो कितना दिन में करेगा, c अकेला करे तो कितना दिन में करेगा, ये बात। तो यहाँ से हम अब जो चाहेंगे कि इन सब का अलग अलग क्षमता निकालें, तो a का क्षमता यहाँ से निकालना चाहेंगे तो देखिए पहले हम ABC लिख लेते हैं। ABC देखिएगा, इनमें से हम a प्लस बी को रख दें और a प्लस बी का मान 3। अगर यहाँ पर हम 3 रख दें तो
और टोटल 6 है, तो a प्लस बी 3 हो गया, तो c को कितना होना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि 3 होना पड़ेगा। सोच के देखिए, a प्लस बी अगर 3 है तो बाकी बात c बचा, c को कितना होना पड़ेगा? 3, तभी तो 6 पूरेगा, है कि नहीं? तो ये 6, c का मान कितना है? 3। अगर थोड़ा देर के लिए आप समझिए, b प्लस सी का मान 4 है, b प्लस सी का मान 4 है, तो यहाँ पर अगर b प्लस सी 4 हो गया तो a को कितना होना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा 2। और टोटल है कितना? 6। तो a और c तो हो गया, 3 2 5, तो b कितना होगा? 1 ही तो है। या तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, c प्लस a को रख दीजिए, तो b ही तो बचेगा। c प्लस a कितना है? 5, तो ये कितना हुआ? 1 होना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से हम तीनों का क्षमता निकाल लिए। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पर जो कांड करना है इधर करना है, जो भी कांड होगा इधर होगा। तो क्या निकालना है? सबका दिन निकालना कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, सी। तो यहाँ पर समय निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो ए से काम कराना है, ए का समय, ए का टाइम, ए का टाइम। तो टोटल वर्क कितनी? 120। ए की क्षमता कितनी? 1। ए की क्षमता कितनी? 1। तो ए को 120 दिन लगेगा। ओके, अब किसका? बी का निकालते हैं। बी का समय निकालना है। टोटल वर्क कितना? 120। बी की क्षमता कितनी? तो आपका, अरे ए की क्षमता यहाँ पर 2 था, ए की क्षमता कितनी थी? 2 थी। इसका मतलब ये 60 होगा, ये क्या होगा? 60। और बी की क्षमता कितनी है? यहाँ पर ये क्षमता अलग अलग सबका क्षमता हमने निकाला है। बी की क्षमता कितनी? 1। इसको भाग दीजिएगा तो 120 दिन। सी का निकालना हो टाइम, तो 120 काम को सी अपनी क्षमता से करेगा, यानी 3 की क्षमता से करेगा, तो ये कितना? 40। तो 60 120 40 कहाँ है? 60 120 40 ये है। ये आपका राइट हो गया, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए दोस्त, पूरा नहीं देखिएगा वीडियो, तो ये सब क्वेश्चन छूट जाएगा और तरीका भी नहीं समझ पाइएगा, है कि नहीं? आपको लगेगा कि शुरू में अच्छा सब क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आया और ईजी था, इसलिए लगता है कि पूरे ईजी ही होगा। नहीं दोस्त, बहुत सब टफ सी भी क्वेश्चन हमने कराया है, आप पिछली वीडियो में जाकर हमारे देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ही उस तरह से सेट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमको एक और से लाने में फिर उसको एडिटिंग करें, ये वो फलना निकलना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत हो जाता है। ऐसे ही मेरा टाइम लगभग 2 से 2.5 घंटा आराम से लग जाता है इस पूरे सेशन को करने में। कम से कम हमें 3 घंटा लगता है, प्लस में मेरी हमें जीबी भी बर्बाद होती है। हालांकि अभी तो उतनी बर्बाद नहीं थी क्योंकि 5G है अनलिमिटेड, तो काम चल जाता है। जब 5G ख़त्म हो जाएगा तो दोस्त मुझे तो प्लान लेना पड़ेगा, और प्लान लेंगे तो समझ सकते हैं कि अभी हमें कुछ इससे तो मिल रहा है नहीं है, तो मैं फिर प्लान में कैसे लूँ? अगर मैं अपने घर से भी लगा दूँ तो वो को मायने तो नहीं रख जाता है कि अगर यहाँ से हमें मिल जाता है, उससे मैं आप लोगों को मदद करूँ तो फिर कुछ करने का अलग मज़ा आता है कि नहीं? तो प्लीज़ दोस्त, चैनल को कम से कम 2K तक पहुँचाइए अभी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कौन सा भारतीय अमेरिकी एडोब सिस्टम का COE है? जो पहले था वो अभी भी वर्तमान में भी वही है। मैंने इसको सर्च किया, पता किया कि हाँ क्या पहले वाले जो था वही है अभी तक, तो हाँ वही है अभी तक, शांतनु नारायण। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका काम आ सकता है, भले ये 2018 में पूछा गया था, अभी भी काम आ सकता है। नेक्स्ट, वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है? देखिए, बीज के द्वारा ना उत्पन्न होकर पत्ती से उत्पन्न हो जाए, टहनी से उत्पन्न हो जाए, जड़ से उत्पन्न हो जाए, और इन सब से अगर उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं कायिक प्रबंधन या उत्तक संवर्धन, या क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन।
ये पुनर्जनन, बहुविखंडन, ये द्विखंडन, ये सब जंतु जगत में होते हैं, पादप जगत में नहीं होते हैं। जैसे आप पत्थरचट्टा का पौधा देखे होंगे, वो भी कायिक प्रबंधन द्वारा होता है, क्योंकि वह पत्तियों से ही उत्पन्न होता है। पत्थरचट्टा का पत्ता अगर धरती पर गिर गया तो वो पुनः उस पत्ते से एक पौधा बन जाएगा। तो पत्ती से उत्पन्न हुआ तो इसका कहने मतलब उत्तक संवर्धन है। पुनर्जनन आपका हाइड्रा में हो जाता है, हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। बहुखंडन आपका जो बहुखंडन हो जाता है, पैरामीशियम हो गया। द्विखंडन आपका अमीबा हो गया, या बहुखंडन में आपका राइजो से जो होता है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है, जिससे केक सब में जो फफूंदी वगैरह लगता है ना, वो क्या है, राइजोप्सी है। तो उसमें बहुखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कथन है, मान्यता है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा को अच्छा करने का एक तरीका है अनुशासन। अनुशासन जैसे डिसिप्लिन शिक्षण को प्रभावी बनाता है, यह बात बिल्कुल सही है। और ये बात जो बोल रहा है इस हिसाब से ये सूट कर रहा है। शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य समय पर नहीं करता है। शिक्षक को खुशी से लेना देना नहीं, शिक्षक को स्टूडेंट की सफलता से मतलब है। बात समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर ए मान्यता निहित है। नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से कर जरूर सकता हूँ। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ग्रुप बनाना है। क्या करना है, आपको दिए गए चित्रों में केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। ये 3 समूह क्या है, हमें देखिए यहाँ पर फिगर ढूंढेंगे कि कौन सी फिगर 3 ग्रुप बना रहा है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 4 7 सेम टू सेम, जो हालांकि यहाँ पर 1 4 7 हुआ, हमें लगा कि 1 4 7 सेम टू सेम है, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं 2 3 6, 2 3 6, कुछ एक ही प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है। एक बेस है, इसमें भी एक बेस है, इसमें भी एक बेस है, उसके ऊपर एक अलग से फिगर बना हुआ है। तो ये 2 3 6 भी अलग से हमें एक ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से 5 9 8, जो बाकी बात बचा 2 ग्रुप मिल गया, जो बाकी बात बता वही आंसर है आपका, है कि नहीं। हालांकि देखिए ये इसका आंसर ये है। इस सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा भले हम नहीं सकते, लेकिन आसानी से हम बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी गलती मत करो। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत के समान परिमाप समचतुर्भुज बनाया जाता है, जिसका एक कोण 60 डिग्री। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा। यह सवाल मात्र 16% लोग किया है, मतलब इस सवाल अच्छा है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक आयत है 10 6 का, इसका परिमाप जो बोल रहा है, परिमाप क्या होता है 2 × L + B। परिमाप एक समचतुर्भुज बना दिया, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा को हम ए मान रहे, समचतुर्भुज बना दिया, ठीक। जिसका एक कोण 60 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 60 डिग्री का, ये बना दिया। तो छोड़े, तो यहाँ पर 2L का मान कितना है 10, B का मान कितना है 6, 4 × A। तो यहाँ से 2 गुना 10 6 से 10 और 6 16, 4 है, यहाँ से ये क्या बन जाएगा 16, कटा भी सकते हैं 4 चौके, यानी 8 बन गया। ये बराबर क्या हो गया 8, यानी इसकी भुजा 8 बन गई, सभी भुजा 8 8। तो यहाँ पर आप समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल लगाइएगा, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल लगाइएगा आप। देखिए हमारे राइटिंग पर मत जाइए दोस्त, इसमें राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है, कितना अच्छा से लिखने का कोशिश करें, हालांकि कॉपी में ठीक ठाक होती है।
इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, अभी पढ़ाने वक्त राइटिंग को मेरा मत वो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, राइटिंग को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो सूत्र होगा भुजा स्क्वायर गुने साइन थीटा, ये फार्मूला आपने पहली बार सुना होगा। अगर ये फार्मूला नहीं लगाइएगा तो यहाँ बन भी नहीं पाएगा। हालांकि बना सकते हैं, फिर यहाँ से इसको एक लंब खींचिए, फिर इस लंब का मान निकालिए, फिर इस वहाँ पर लगा सकते हैं हाफ BH, ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इससे लगाने से बेहतर है आप ये फार्मूला लगाइए, आसानी से निकल जाएगा आंसर, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो भुजा कितनी निकली, 8 निकली, यानी 8 का स्क्वायर साइन, यानी यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन को थीटा का मान कितना बोला है, 60 डिग्री, कितना बोला है 60 डिग्री। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा दोस्त, ये 2 से कट गया तो 32 बार में, तो 32√3, ये आपका आंसर हो जाएगा 32√3। ओके, तो ये टोटल से 35 क्वेश्चंस हमने करा दिया। प्लीज़ दोस्त बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त कि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अभी हम उस लेवल तक नहीं है कि हम आपका सपोर्ट कर सकें, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट कर सकें, लेकिन जब हम उस बेस तक बन जाएं तो आपको ज़रूर मैं सपोर्ट करूंगा, आपके साथ ज़रूर मैं खड़ा रहूंगा। जैसे देखिए अभी बहुत सारे हुआ ना कि इतना आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, लेकिन कोई यूट्यूबर खुल कर नहीं आया। NTPC कहते हैं LP का जो LP टेक्नीशियन का जो वैकेंसी दिया, कोई खुल कर नहीं आया, लेकिन आना चाहिए। लेकिन कोई यूट्यूबर, इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं आया इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। कुछ ने बोला भी तो उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो मैं इस तरह से अभी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ खुल के बोलूँ। मैं अभी कुछ बोलता भी हूँ तो हमारे पता नहीं क्या है, जैसे ही मैं इस सरकार के बारे में बोलता हूँ वो वीडियो जो है सजेस्टिंग वीडियो में नहीं जाता है, लोगों तक पहुंचता नहीं है। पता नहीं ये जो सरकार है क्या करके रखा है, कि अगर मैं कुछ भी उसका नाम ले लूं तो हमारी वीडियो को पहुंचने ही नहीं देता है लोगों तक। तो सरकार तो भ्रष्ट तो है, मैं यही बोलूँगा। ये सरकार जो है स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए, जो भी हो रहा है थोड़ा सा उसको अभी इग्नोर करते हुए जो भी है सामने उसको अच्छे से मेहनत प्रिपेयर कीजिए, और हो सके अपने एक सीट को कंफर्म कीजिए, है कि नहीं। इससे आगे क्या बोलूँ दोस्त, प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो हैव योर गुड डे, अगर रात में देखकर सोने वाले हैं तो गुड नाइट। हमारा वीडियो प्रायः आपको 9 बजे रात में मिलेंगे, सभी दिन मिलेंगे। आज तक जितने भी देखे होंगे सभी 9 बजे रात में मिलता है। तो प्लीज़ दोस्त आप 9 बजे बने रहिए, ज़रूर आपको एक ना एक वीडियो 9 बजे तक में मिलेगी हमारी तरफ से। तो जय हिंद दोस्त, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।